बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर रफ़ीक आपकी खिदमत में हाज़िर है। FSC पार्ट 1 चैप्टर नंबर 2 और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि फ़िज़िक्स के टॉपिक टू टॉपिक जिस तरह किताब के अंदर ये गिवन है एज़ इट इज़ मैं बच्चों की हेल्प के लिए ताकि उनको समझने में आसानी हो टॉपिक टू टॉपिक में लेक्चर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। उम्मीद है कि आप इससे मुस्तफ़ीद होंगे और अगर इसमें कोई कमी बेशी है तो आप अपनी आरा से मुझे मुत्तला कर सकते हैं और इंशाल्लाह इसको बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश भी हम इंशाल्लाह करेंगे। चैप्टर नंबर 2 और इसका जो पहला टॉपिक है ये है अबाउट वेक्टर्स। आपको याद होगा अगर आपने चैप्टर नंबर 1 पढ़ा है या 9th के अंदर आपने पढ़ा था कि सबसे पहले हम जब वेक्टर्स को शुरू करते हैं तो उसके अंदर आती हैं फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ हम उनको कहते हैं ऐसी क्वांटिटीज़ जिनको हम मेजर कर सकते हैं। ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। और आपने चैप्टर 1 के अंदर पढ़ा होगा कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ होती हैं दो किस्म की। एक को हम कहते हैं बेस क्वांटिटीज़ और दूसरे को हम कहते होते हैं डिराइव क्वांटिटीज़। लेकिन हम यहाँ से थोड़ा सा डाइवर्ट होंगे। फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को मज़ीद दो हिस्सों में तकसीम किया जाता है। उनमें से जो पहला हिस्सा होता है ये होते हैं स्केलर्स। और स्केलर्स के बारे में आप जानते हैं ये ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जिनको मुकम्मल तौर पर डिस्क्राइब करने के लिए आपको चाहिए मैग्नीट्यूड। नंबर 1 आपको क्या चाहिए? मैग्नीट्यूड। और इसी मैग्नीट्यूड जो है इसको हम नंबर भी कह सकते हैं या हम इसको उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू भी कहते हैं। और जो दूसरी चीज़ स्केलर्स को एक्सप्लेन करने के लिए चाहिए वो होता है उनका यूनिट। यूनिट के बग़ैर किसी भी फ़िज़िकल क्वांटिटी को आप सही तौर पे एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो जिस तरह मैंने आपको बताया कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ होती हैं इनको हम दो हिस्सों के अंदर डिवाइड करते हैं। पहला हिस्सा जो होता है वो होता है स्केलर्स। और जो स्केलर्स होते हैं दीज आर दोज फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ विच आर कम्प्लीटली डिस्क्राइब्ड बाय मैग्नीट्यूड और वी कैन से इट एज अ नंबर। और जो दूसरी चीज़ होती है वो होता है उसका यूनिट। और इसके अंदर इनकी जो डायरेक्शन होती है वो कंसिडर नहीं की जाती। डायरेक्शन लेस क्वांटिटीज़ होती हैं ये। और जो दूसरी चीज़ होती है जिसमें हम लेके जिसको हम आगे चलेंगे वो होते हैं वेक्टर्स। और आप जानते हैं सारे कि जो वेक्टर्स होते हैं ये ऐसी फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ होती हैं जिनको मुकम्मल तौर पर डिस्क्राइब करने के लिए आपको तीन चीज़ों की ज़रूरत होती है। नंबर 1 इज़ द मैग्नीट्यूड, जिस तरह पहले आपको बता दिया गया है मैग्नीट्यूड या जिसको हम कह सकते हैं नंबर। दूसरा जो पॉइंट होता है वो होता है इसका प्रॉपर यूनिट। और जो तीसरी चीज़ होती है वो होती है इसकी डायरेक्शन। जिस तरह मैंने अभी आपको पहले बताया है कि जो होते हैं ना स्केलर्स उनके अंदर डायरेक्शन नहीं होती। जो होते हैं वेक्टर्स इनके अंदर डायरेक्शन होती है। तो मैं एक दफ़ा फिर बता देता हूँ वेक्टर्स क्या होते हैं। वेक्टर्स आर ऑल दोज फिज़िकल क्वांटिटीज़ विच आर completely described by magnitude, नंबर 2 यूनिट एंड नंबर 3 डायरेक्शन। और अगर आप इनकी एग्ज़ाम्पल की बात करें तो एग्ज़ाम्पल बहुत सारी हैं। जिस तरह आप लोगों ने पढ़ा हुआ है फोर्स। जो फोर्स है क्योंकि इसके अंदर डायरेक्शन होती है इसलिए ये वेक्टर क्वांटिटी है। फिर आपने पढ़ी होगी वेलोसिटी। वेलोसिटी जो है ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। फिर आपने पढ़ा होगा मोमेंटम। जो मोमेंटम है ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। इसी तरह की बहुत सारी और क्वांटिटीज़ हैं फिज़िक्स के अंदर जिनके अंदर डायरेक्शन होती है। ऐसी तमाम क्वांटिटीज़ जिनके अंदर डायरेक्शन इन्वॉल्व होती है उनको कहते हैं फ़िज़िकल को अपना उनको क्या कहते हैं वेक्टर्स। अब स्केलर्स की अगर आप एग्ज़ाम्पल की बात करें तो स्केलर्स के अंदर बहुत सारी एग्ज़ाम्पलें आती हैं। अगर आप इनकी बात करें स्पीड, क्योंकि स्पीड के अंदर जो डायरेक्शन होती है वो शामिल नहीं होती। स्पीड हो गई। नंबर 2 हो गया डिस्टेंस, वैल्यू ऑफ मनी। और इसके अंदर आप टाइम को भी शामिल कर सकते हैं।
इसी किस्म की और बहुत सारी ऐसी फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं जिनके अंदर डायरेक्शन नहीं होती। तो अगर मैं सारे को सम अप करूं तो फिज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? ऑल दोज क्वांटिटीज़ विच कैन बी मेजर्ड, और वी कैन आल्सो से इट एज all measurable quantities are called physical quantities. Physical quantities are here divided into two categories. One is scalar, other is vectors. And scalars are all those physical quantities which are completely described by magnitude, or we can also say them number. Number two is proper unit. And their example are speed, distance, time, etc. And the other physical quantities are vectors. Vectors are those physical quantities which are completely described by magnitude, and we can say magnitude as number or their absolute value, and next one is their unit, and third is direction. Scalars are directionless quantities, vectors have direction. और जो इनकी एग्जांपल हैं वो बहुत सारी हैं, फोर्स, वेलोसिटी, मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम वगैरह वगैरह। अब आ जाएं जो दूसरा क्वेश्चन है कि ये जो वेक्टर्स होते हैं हम इनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, और ये इस चैप्टर 2 का दूसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड। क्वेश्चन नंबर 2 है हाउ वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड। जिस तरह मैंने अभी आपको बताया है कि जो वेक्टर्स होते हैं इनके अंदर डायरेक्शन होती है, इस तरह हम इसी बात को सामने रखते हुए हम वेक्टर्स को 3 तरीक़ों से रिप्रेजेंट करते हैं। कितने तरीके हैं? 3। पहला जो तरीका है उसको हम कहते होते हैं बुकिश वे ऑफ राइटिंग, मतलब है वो तरीका जिस तरीके के ज़रिए बुक्स के अंदर वेक्टर को लिखा जाता है। और इसका जो पहला तरीका होता है कि आप एक लेटर लिखते हैं, लेटर कोई भी हो सकता है, A, B, C, X, Y, Z कोई भी हो सकता है, लेकिन उसको ज़रा आप गहरा कर देते हैं, ज़रा मोटा करके लिखते हैं। चाहे आप A लिखें, चाहे आप X लिखें, चाहे आप Z लिखें, जो आपका दिल करे, जिसके साथ आप इसको रिप्रेजेंट करना चाहें आप उसको उसी लेटर के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन जिस बात का ख्याल रखना है वो ये है कि लेटर जो है इसको ज़रा मोटा करके लिखना है, ज़रा बोल्ड करके लिखना है। तो पहला तरीका जो किताबों के अंदर इस्तेमाल होता है, बुकिश वे ऑफ राइटिंग अ वेक्टर, और इसमें क्या होता है, एक वेक्टर को लिखा जाता है आम रूटीन से ज़रा मोटा करके, यानी वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय बोल्ड फेस लेटर और बोल्ड फेस करैक्टर। ये जो तरीका होता है ये आम तौर पे किताबों में इस्तेमाल होता है, ये हम इस्तेमाल नहीं करते। हाँ, अगर आप इसको मार्कर के साथ मोटा करके लिखेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। जो दूसरा तरीका है जिसको हम आम तौर पे इस्तेमाल करते हैं जब हम पेन के साथ लिख रहे होते हैं, और ये तरीका होता है कि आप एक लेटर लिखें, आम सा लेटर, पतला सा लेटर, लाइट फेस लेटर, लेकिन हम उसके ऊपर क्या करेंगे, या एरोहेड डाल देंगे या हम उसके ऊपर लाइन लगा देते हैं। इस तरह जब हम पतला करके लिखेंगे, लाइट फेस के साथ लिखेंगे, विद बॉल पेन या पेन के साथ लिखेंगे, तो पतले से जो लेटर के ऊपर हम क्या करेंगे, एरोहेड डाल देंगे या हम क्या करेंगे, उसके ऊपर लाइन लगा देंगे। पुरानी किताबों के अंदर कभी कभी ऐसा भी हुआ करता था कि किसी लेटर के नीचे भी लाइन लगा दी जाती थी, लेकिन ये तरीका जो है ये आजकल ख़त्म हो गया है। आजकल जो बेस्ट वे है ये दोनों तरीके हैं, लेटर के ऊपर या तो एरोहेड लगाया जाता है या उसके ऊपर लाइन लगाई जाती है। और अगर आपने लाइन भी ना लगाई, आपने लिखा भी इसको लाइट फेस करके, पतला करके, तो याद रखें फिर ये वेक्टर नहीं होगा, ये बन जाएगा वेक्टर की मैग्नीट्यूड। इसको ऐसे भी लिखा सकते हैं या इसको हम ऐसे करके एब्सोल्यूट वैल्यू की शक्ल के अंदर भी लिख सकते हैं। दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ। पहला पॉइंट, बुकिश वे ऑफ राइटिंग, किताबों के अंदर जब किसी भी वेक्टर को लिखा जाता है तो उसको आम लेटर के मुकाबले में ज़रा मोटा करके लिखते हैं। इसकी अलामत ये होती है कि बाकियों के मुकाबले में ज़रा ये गहरा करके लिखा होता है। और जब इसको हम लिखेंगे विद आवर हैंड्स, मतलब हैंड रिटन मेथड, तो हम क्या करेंगे, पतला सा लेटर लिखेंगे और पतले से लेटर के ऊपर हम एक एरोहेड लगा देंगे या एक लाइन डाल देंगे। और अगर आपने लाइन ना डाली, आपने एरोहेड ना डाला,
तो फिर ये वेक्टर नहीं होगा, इट विल बिकम स्केलर। और हम इसको स्केलर को लिखने का एक और तरीका जो होता है कि हम उसके इर्द गिर्द एब्सोल्यूट वैल्यू डाल देते हैं। जैसे मैंने कहा है कि पुरानी किताबों के अंदर वेक्टर के नीचे भी लाइन लगा दी जाती थी, उसके नीचे भी एरोहेड लगा दिया जाता था, लेकिन ये तरीका आजकल इस्तेमाल नहीं होता। अब जो तीसरा इसका तरीका है, और इसको हम कहते होते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। क्या चीज़? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। जिस तरह नाम आपको बता रहा है, हम वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफ की मदद से। और इस मकसद के लिए होता है क्या है, एक लंबी सी लाइन का इस्तेमाल किया जाता है, लंबी सी लाइन का इस्तेमाल किया जाता है, और उसके एक कोने पर, या आप इधर या फिर इधर किसी एक कोने पर आप क्या डालते हैं? एरोहेड। ये जो इस वेक्टर की जो लेंथ होती है, इस वेक्टर की जो लंबाई होती है, ये शो करती है वेक्टर की मैग्नीट्यूड। अगर मैं इसको लिख दूं वेक्टर ए, और इसकी जो लेंथ है वो मैं लिख देता हूँ जस्ट 5 सेंटीमीटर, तो फिर ये जो लाइन मैंने लगा रखी है 5 सेंटीमीटर की, ये इस वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड को शो करेगी। और ये जो एरो हेड है ये शो करेगा उसकी डायरेक्शन को। यानी ग्राफिकली अ वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ स्ट्रेट लाइन विद एन एरो हेड। Length of the line will give you the magnitude of that vector and arrowhead will give you the direction. अब ये जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है, इसके लिए 4 चीज़ों की ज़रूरत है। अगर आपने ग्राफिकली किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है तो आपको 4 चीज़ों की ज़रूरत होती है। उसमें नंबर 1, जो चीज़ पहले नंबर पे आती है वो होती है उसका स्केल। वो क्या होता है? उसका स्केल होता है। और उसके बाद दूसरे नंबर पे जो चीज़ आती है वो होती है नंबर 1, जो पहले नंबर पे आएगी वो होता है उसका स्केल। पहले आपको बनाना पड़ेगा स्केल। और ये जो स्केल होता है ये हमारी मर्जी का होगा। ऐसा स्केल लिया जाता है जो बहुत ज़्यादा ना बड़ा हो ना बहुत ज़्यादा छोटा हो। मतलब है स्केल हमारी मर्जी का होगा। ऐसा स्केल मुंतखब किया जाता है जो ना बहुत बड़ा और ना बहुत छोटा हो। जो चीज़ दूसरे नंबर पे हमें ज़रूरत पड़ती है वो होती है इसकी मैग्नीट्यूड। क्या चीज़? मैग्नीट्यूड। और तीसरी चीज़ जो हमें ज़रूरत पड़ती है वो होता है इसका यूनिट। क्या चीज़? यूनिट। और चौथी चीज़ जिसकी हमें ज़रूरत पड़ती है वो होता है डायरेक्शन इंडिकेटर। डायरेक्शन इंडिकेटर। डायरेक्शन इंडिकेटर। और ये जो डायरेक्शन इंडिकेटर होता है, आपने देखा होगा जो मैप्स वगैरह होते हैं उसके कोने पर इस किस्म के क्रॉस बने होते हैं, ये लाइनें लगी होती हैं। ये जो लाइनें होती हैं इनको कहते हैं डायरेक्शन इंडिकेटर। और याद रखें, ऑन पेज बुक के ऊपर जो हमारी राइट साइड होती है ये हमेशा क्या होता है? ईस्ट होता है। हमेशा क्या होता है? ईस्ट। और जो ऊपर वाली साइड होती है ये नॉर्थ होती है। अगर ये ईस्ट है तो ये क्या हो जाएगा? वेस्ट। ये नॉर्थ है तो ये क्या हो जाएगा? साउथ। ये है वो चीज़ जिसकी मदद से हमें डायरेक्शन का पता चलेगा। अब आपको मैं एग्जांपल देता हूँ कि लेट हमें सपोज हमें शो करना है 50 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट। 50 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट। अब हम क्या करेंगे? अब देखें 50 किलोमीटर लंबी लाइन लगाना तो मुमकिन है भी नहीं, इसलिए हम क्या करेंगे? पहले हम बनाएंगे स्केल। हम क्या करेंगे? लेट 10 किलोमीटर कैन बी रिटन एज 1 सेंटीमीटर। हम स्केल ले लेंगे कि जो 10 किलोमीटर है ये किसके बराबर होगा? 1 सेंटीमीटर के। तो जो ऊपर हमने लिखा था 50 किलोमीटर जो है ये बराबर हो जाएगा 5 सेंटीमीटर के। फिर आप देख सकते हैं कि हमारी डायरेक्शन क्या थी? ईस्ट। और ईस्ट जो है वो इस तरफ है। ईस्ट जो है वो इस तरफ है, लिहाजा हम क्या करेंगे? हम एक लंबी सी लाइन लगाएंगे। और ये जो लाइन होगी ये फुट के साथ लगानी है। और कितनी होगी इसको हम शो कर देते हैं वेक्टर ए या वेक्टर बी या सी, जिसके साथ भी आपका दिल करे। तो हम यहाँ कितना शो करेंगे? 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर। और ये 5 सेंटीमीटर आपको बता रहा है कि ये किसकी इक्वल है? 50 किलोमीटर के।
और अब आप देखें क्योंकि हमें ईस्ट चाहिए, ईस्ट हमारी इस तरफ है, लिहाजा हम क्या करेंगे, एरो हेड लगा देंगे इस तरफ। ये हमारा जो है ना वेक्टर ए, जो एक्चुअली 5 सेंटीमीटर के बराबर है, लेकिन स्केल हमें बता रहा है कि ये 5 सेंटीमीटर किसके बराबर होगा, 50 किलोमीटर के। लिहाजा किसी भी वेक्टर को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए आपको 4 चीज़ों की ज़रूरत होती है। नंबर 1 स्केल, और जिस तरह मैं आपको बता गया हूँ कि स्केल हमारी मर्ज़ी का होगा, ना बहुत बड़ा और ना बहुत छोटा, रीजनेबल स्केल होना चाहिए। नंबर 2 होती है उसकी मैग्नीट्यूड। नंबर 3 होता है उसका यूनिट। और नंबर 4 क्या होती है, डायरेक्शन इंडिकेटर। ये डायरेक्शन इंडिकेटर है जो हम आम तौर पे बुक्स की साइड पर देखते हैं। हमारी हमेशा राइट साइड पे ईस्ट होता है, उसके टॉप पे क्या होता है, नॉर्थ होता है। ये अगर ईस्ट है तो उसकी अपोजिट साइड पे वेस्ट होगा, ऊपर नॉर्थ है तो नीचे क्या होगा, साउथ होगा। और अगर हम शो करना चाहें 50 किलोमीटर वेक्टर है और किधर, टूवर्ड्स ईस्ट, तो हम क्या करेंगे, पहले स्केल का इंतखाब करेंगे और हम सपोज करेंगे कि 10 किलोमीटर किसके बराबर होगा, 1 सेंटीमीटर के, तो 50 किलोमीटर बराबर हो जाएगा 5 सेंटीमीटर के। इस तरह हम एक लाइन लगाएंगे और ये लाइन इक्वल होगी 5 सेंटीमीटर के, और डायरेक्शन इंडिकेटर को देखते हुए हम ईस्ट वाली साइड पर एरोहेड शो करेंगे। इस तरह हम एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे जिसको हमने ए का नाम दिया। ये लाइन है तो 5 सेंटीमीटर, लेकिन स्केल के मुताबिक किसको शो करेगी, 50 सेंटीमीटर को। अब अगर मैं सारे पूरे के लेसन को सम अप कर दूं, तो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले जो हमने बात की है वो है कि वेक्टर्स क्या होते हैं। यहाँ से चैप्टर का नाम क्या है, वेक्टर्स, और ये हमारा लेक्चर नंबर 1 है। और पहले जो हमने बात की थी कि ये फिज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड फिज़िकल क्वांटिटीज़। फिज़िकल क्वांटिटीज़ होती हैं 2 किस्म की। आपने पढ़ा था चैप्टर 1 के अंदर, बेस क्वांटिटीज़ एंड डिराइव क्वांटिटीज़। वो बेटा जरा हम साइड पे कर रहे हैं, हम अब जा रहे हैं स्केलर्स और वेक्टर्स की तरफ। ये दोनों भी फिज़िकल क्वांटिटीज़ के 2 पार्ट्स हैं। पहले आ जाएँ, स्केलर्स क्या होते हैं। all those physical quantities which are completely described by magnitude, unit, और इनके अंदर डायरेक्शन नहीं होती। इनकी जो एग्जांपल हैं वो स्पीड, डिस्टेंस, टाइम और भी बहुत सारी आप इसमें शामिल कर सकते हैं। और वेक्टर्स क्या होती हैं, वेक्टर्स वो तमाम फिज़िकल क्वांटिटीज़ होती हैं जिनको मुकम्मल तौर पर डिस्क्राइब करने के लिए आपको मैग्नीट्यूड चाहिए, आपको यूनिट चाहिए, साथ साथ आपको उसकी डायरेक्शन भी चाहिए। वेक्टर्स आर दोज फिजिकल क्वांटिटीज़ विच आर completely described by magnitude, proper unit as well as direction। और इसकी जो एग्जांपल है फोर्स, वेलोसिटी, मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, बहुत सारे और भी आप शामिल कर सकते हैं। दूसरा सवाल था कि जो वेक्टर्स होते हैं, हाउ वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड। वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के 3 तरीके हैं। पहला तरीका होता है बुकिश वे ऑफ राइटिंग, यानी किताबों के अंदर एक वेक्टर कैसे लिखा होता है। तो जो पहला तरीका होता है कि आप एक लेटर लिखें, आम सा लेटर लिखें, लेकिन उसको ज़रा मोटा कर दें, मतलब है बोल्ड फेस लेटर या बोल्ड फेस करेक्टर। जिस तरह मैंने ए लिखा है, एक्स लिखा है, वाई लिखा है, आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी लेटर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो ज़रा मोटा करके लिखना है। इस तरह वेक्टर जो किताबों के अंदर जो है वो तरीका ये इस्तेमाल होता है। लेकिन जब हम लिखेंगे विद आवर बॉल पेन, तो हम क्या लिखेंगे, एक पतला सा लेटर लिखेंगे, चाहे आप ए लिखें, बी लिखें, सी लिखें, डी लिखें, लेकिन उसके ऊपर या हम एरोहेड डालेंगे या फिर हम एक लाइन लगा देंगे। जिस तरह मैंने आपको बताया है कि पुराने तरीक़ों के अंदर वेक्टर के नीचे भी लाइन लगा दी जाती थी, नीचे भी एरोहेड लगा दिया जाता था, लेकिन ये तरीका आजकल इस्तेमाल नहीं होता। और जो अगर आपने पतला लिखा लेटर और उसके ऊपर आपने कुछ भी ना डाला तो वेक्टर नहीं होगा, इट विल बी इट्स मैग्नीट्यूड। और मैग्नीट्यूड को लिखने का ये तरीका है, ए लिखकर उसके अंदर हम एब्सोल्यूट वैल्यू लगा देते हैं। और जो तीसरा तरीका होता है दैट इज़ ग्राफिकल मेथड, मतलब ये हुआ कि आप एक वेक्टर को ग्राफ की मदद से, लाइनों की मदद से कैसे शो करेंगे। तो ग्राफिकली एक वेक्टर को एक लंबी सी लाइन के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है और उसके एक कोने पर हम लगा देते हैं एरोहेड। जो लाइन की लेंथ होती है अकॉर्डिंग टू द स्केल, ये आपको देगी वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड, और जो इसका एरोहेड होगा ये देगा आपको उसकी डायरेक्शन। जिस तरह मैंने अभी आपको बताया है
कि किसी भी वेक्टर को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए आपको 4 चीज़ों की ज़रूरत है। नंबर 1 स्केल, नंबर 2 डायरेक्शन मैग्नीट्यूड, नंबर 3 यूनिट, और नंबर 4 क्या होता है, डायरेक्शन इंडिकेटर। ये डायरेक्शन इंडिकेटर है जो आपने देखा होगा आमतौर पे जो मैप्स वगैरह होते हैं उनके राइट कॉर्नर पे बना होता है। हमारी राइट साइड पे हमेशा ईस्ट लिया जाता है और इसके ऊपर जो है वो नॉर्थ लिया जाता है और अपोजिट साइड पे वेस्ट, और नीचे क्या हो जाएगा, साउथ। अगर हम 50 किलोमीटर एक लाइन को शो करना चाहें टूवर्ड्स ईस्ट तो क्या करेंगे, पहले हम बनाएंगे स्केल और हम सपोज करेंगे कि 10 किलोमीटर किसकी इक्वल है 1 सेंटीमीटर के, तो फिर 50 किलोमीटर किसके बराबर हो जाएगा 5 सेंटीमीटर के। हम 5 सेंटीमीटर लंबी लाइन लगाएंगे और इस डायरेक्शन इंडिकेटर को देखते हुए हम इसके इस कोने पर एरोहेड लगा देंगे। इसका जो हमने वेक्टर बनाया है ये शो करेगा 50 किलोमीटर वेक्टर्स किधर टूवर्ड्स ईस्ट। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी, और अगर इसमें कोई इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश हो तो आप अपनी तजावीज़ से भी मुझे आगाह कर सकते हैं। इंशाल्लाह जो अगला सवाल होगा वो होगा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, वो लेके इंशाल्लाह कल आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अपने पड़ोसियों का ख्याल रखिएगा, और ख़ास तौर पे अपने माँ बाप की ज़रूर खिदमत किया करें। माँ बाप के पाँव दबाया करें, माँ बाप की खिदमत किया करें। अल्लाह ताला आपको अजर अज़ीम दे। ठीक है, थैंक यू, विश यू गुड लक।